हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्सविल एंड दिस इज सुरभि। सो कल जो हमने चैप्टर शुरू किया था, जो टॉपिक हमने शुरू किया था वो था पाठ योजना, यानी कि लेसन प्लान। पाठ योजना, इस पर हमने कल बात की थी, जिसमें हमने जाना था कि ये है क्या है। दूसरी बात क्या हमने जानी थी, इसकी प्रोसेसेस यानी कि प्रक्रियाएं। प्रोसेसेस, और फिर हमने बात की थी कैटेगराइजेशन, यानी कि वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण के बारे में आज हम इसी के आगे बढ़ते हुए नई चीज शुरू करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इसके स्टेजेस के बारे में, यानी कि निर्माण चरण। निर्माण चरण, और उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट ये टॉपिक तो खत्म ही हो जाएगा। मतलब इसके बारे में जो सीधी बातें जाननी है वो चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमें जो बातें करनी होंगी वो हमें टीचिंग मेथड से रिलेटेड बातें करनी होंगी, शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे। इसमें हम एक छोटा सा टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, वो है माइक्रो टीचिंग, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। ये अलग से टॉपिक है। और उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के सिद्धांत। इस बारे में हम और बात करेंगे। इसमें कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारी आज का जो हमारा लेसन प्लान है बेसिकली वो ये है। तो आज हम इतना करेंगे और उसके बाद कल से हम शुरू करेंगे पॉपुलर टीचिंग मेथड्स, या यूं कह लीजिए पॉपुलर मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण की प्रचलित विधियां, ठीक है। उसमें से क्वेश्चंस डायरेक्ट बनने के वो होते हैं, चांसेस होते हैं। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग अगर नहीं समझ पाओगे तो शायद विधियां भी समझने में आपको प्रॉब्लम रहेगी। इसी वजह से आज हम इतना करेंगे। सूक्ष्म टीचिंग, ये माइक्रो टीचिंग में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, स्टेजेस में से भी कुछ हद तक मिल सकते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कल ही कहा था कि ये चैप्टर आपको दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप सिर्फ छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर पेपर में ये नहीं आएगा तो आपको टीचर बनने में तो जरूर हेल्प करेगा। और अगर आप लोग बीएड, जेबीटी या कुछ भी करके यहाँ तक पहुंचे हो, टेट का एग्जाम देने के लिए बैठे हो, तो ऐसा तो है नहीं ना कि ये सिर्फ आप ऐसे साइड के लिए दे रहे हो कि चलो ये भी दे के देख लेते हैं। ऐसा तो है नहीं। आप में से हर बंदा एक टीचर बनने के लिए ही यहाँ बैठा है। तो इसी वजह से इस चैप्टर में हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी कम से कम आपको ये तो पता है लेसन प्लान बनाना कैसे है। कल जब आप टीचर बनोगे, जब आप अध्यापक बनोगे, तब आपको कम से कम पता तो होगा लेसन प्लान है क्या, फिर आपको उसे बनाना कैसे है, फिर वो किस तरीके का लेसन प्लान हो सकता है, वर्गीकरण उसको कर सकते हैं ना आप। सिमिलरली निर्माण चरण, अब आपको इसके प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि किस किस स्टेजेस से निकल के आपको अपना लेसन प्लान बनाना है। सूक्ष्म टीचिंग है क्या, ये क्या है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण है क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी कम से कम आप लोगों को ये पता है कि कल जब आप पढ़ाओगे तो आपको किन प्रिंसिपल्स को यहाँ पे रखना है ना। तो यही सब चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि अगर पेपर में नहीं आने वाला है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। ये सब आपके लिए ओवरऑल भी काफी महत्वपूर्ण है। तो अब हम शुरू करेंगे आपका ये स्टेजेस से, स्टेजेस ऑफ लेसन प्लान, यानी कि निर्माण चरण, पाठ योजना के निर्माण चरण, ठीक है। पाठ योजना के चरण। अब जो ये चरण है
ये बेसिकली किस पे बेस्ड है? ये प्रोसेसेस पे बेस्ड है। जो हमने कल प्रक्रियाएं पढ़ी थी उन पर बेस्ड है। तो अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोसेसेस के ऊपर बात हो रही है। तो आपके प्रोसेसेस थे क्या? पहले तो आपको एम पता होना चाहिए कि आप किस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ाना है, सब कुछ, ठीक है। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पढ़ाना क्या है, यानी कि आपका स्टडी मटेरियल। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, कल हमने इस पे डिटेल में चर्चा की थी, तो आप कल वाले लेक्चर को देख सकते हो, उसमें हमने पूरा डिटेल में से इस पर डिस्कशन किया हुआ है। अब जब आपने स्टडी मटेरियल जान लिया, फिर आप ये जानोगे कि इस स्टडी मटेरियल को आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, आपकी टेक्निक्स और आपके मेथड्स क्या रहेंगे, टेक्निक्स और मेथड्स टीचिंग के वो क्या रहेंगे। और चौथा रहेगा कि आपने जो इतनी मेहनत की है उस पे बच्चे का, उस मेहनत का बच्चे पर कितना असर हुआ है, यानी कि इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। शिक्षण सामग्री इकट्ठी करेंगे, फिर आप शिक्षण तकनीकों को और विधियों को महत्व देंगे, और फिर आ जाएगा आपका मूल्यांकन, ठीक है। तो इस बारे में हमने कल बात कर ली थी। अब जो आपके चरण है, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किए हैं। सबसे पहला चरण है प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी करना। अब इसमें क्या तैयारी करेंगे आप, किस चीज की तैयारी करेंगे आप? आपको बेसिकली ये तैयारी करनी है कि आपको टॉपिक कौन सा पढ़ाना है, फिर वही बात, मैथ्स एक क्यूमुलेटिव सब्जेक्ट है, संचयी सब्जेक्ट है, उसकी प्रवृत्ति संचयी है, यानी कि जो आप पहले सीख चुके हैं उसे आप, ऐसा नहीं है कि उसे आप इसी क्लास में छोड़कर जाएंगे, उसे आप आगे भी रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि आगे भी वो काम आएगा। तो आप जो आपको टॉपिक पढ़ाना है, जिस बच्चे को, जिस एज के बच्चे को, जिस आयु के बच्चे को आपको ये टॉपिक पढ़ाना है, उसके ऊपर आप सोचेंगे कि उसकी कितनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुकी है, उसका कितना संज्ञानात्मक विकास हो चुका है, उस हिसाब से आप टॉपिक डिसाइड करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी फर्स्ट क्लास के बच्चे को अलजेब्रा सिखाना शुरू कर देंगे, या किसी 7th क्लास के बच्चे को आप सीधा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो वही चीज है कि आप पहले टॉपिक डिसाइड करेंगे, तैयारी में ये सब कुछ आ जाएगा, स्टडी मटेरियल डिसाइड करेंगे, टेक्निक्स डिसाइड करेंगे, ये सब कुछ आ जाएगा कि आपका शिक्षण सामग्री हो जाएगा, सामग्री भी हो जाएगा आपका, आगे आपका ये शिक्षण विधियां भी आ जाएगा इसके अंदर। ये सब आ जाएगा आपका प्रिपरेशन में, कि आपने ये सब कुछ कर लिया। इवैल्यूएशन के आप तरीके सोच के रख सकते हो कि हाँ, मैंने इस टॉपिक को खत्म होने के बाद इस तरीके से मूल्यांकन करना है बच्चों का, है ना। तो ये हो जाएगा। इसके बाद आएगा आपकी बारी प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रस्तुतिकरण। अब इसमें क्या होगा, आपने ये सब कुछ मन में सोच लिया, मैंने अपने दिमाग में ये सोच लिया कि मुझे आपको पाठ योजना के चरण पढ़ाने हैं, तो मैंने इसे पढ़ भी लिया, मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी तैयार कर लिए, मैंने इसमें सोच भी लिया कि मैं पहले टॉपिक समझाऊंगी फिर एग्जाम्पल समझाऊंगी। तो ये सब क्या है, ये सब मैंने प्रिपेयर कर लिया, ये सब चीजें मैंने प्रिपेयर कर दी। अब जब मैंने इन्हें प्रिपेयर कर लिया, तो अब जब मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ इसी चीज को पढ़ाने के लिए, तो वो क्या है, ये प्रेजेंटेशन है। ये प्रेजेंटेशन है कि ये सब चीजें जो मेरे अभी तक दिमाग में थी, ये सब चीजें मैंने आपके आगे कैसे डिलीवर करी, कैसे आपके सामने प्रस्तुत करी, कैसे प्रेजेंट करी। तो वही चीज है कि इस चीजों में अब मैंने आपसे बोलना शुरू किया, समझाना शुरू किया, ठीक है। तो वो क्या है, वो प्रेजेंटेशन है। तो आपने जो ये सब चीजें आपने मन में सोची है, इन्हें आप किस प्रकार प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने। इसके बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपने एक नॉर्मल चीज सोचा, मैंने इसमें एग्जाम्पल सोचा। अब एग्जाम्पल के भी तो कुछ नियम कायदे होते हैं। आप जैसे अपनी डे टू डे लैंग्वेज में बात करते हैं,
अपने दोस्तों से या अपने भाई बहनों से, वैसे आप टीचर से बात नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं भी, जैसे मैं अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से बात करती हूँ, वैसे मैं आप लोगों को वैसे एग्जाम्पल्स नहीं दे सकती। ऐसा हो सकता है क्या? कहीं ना कहीं एक मर्यादा आ जाती है। तो वही चीज़ भी प्रेजेंटेशन में आ जाती है कि मैं आपके आगे डिसाइड करूँ कि मुझे कैसे प्रेजेंट करना है, जो एक ना तो किसी तरीके की वल्गैरिटी को अप्रोच करे, ना किसी तरीके की भद्देपन को अप्रोच करे, कुछ ऐसा भी ना हो, और एक सलीके से मैं आपको समझा भी पाऊँ कि वो चीज़ कहना क्या चाहती है ना। तो यही है प्रेजेंटेशन। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका नेक्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज, वो है चॉक एंड बोर्ड। आपकी थर्ड स्टेज है चॉक एंड बोर्ड। या आप इसको ऐसे भी लिख लो, एवं। ठीक है, चॉक एंड बोर्ड। आप मुझे खुद बताइए, हमने कितने सारे टॉपिक्स किए अभी तक। हम लोगों ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैथ्स का कंसेप्ट भी शुरू किया था, हम लोगों ने साइकोलॉजिकल टॉपिक, ये पेडागोजी भी उठा लिया। अब आप लोग खुद बताइए, क्या कोई भी ऐसा लेक्चर गया है जब मैंने सिर्फ आपके सामने बात रखी हो और आपने समझ ली हो, मुझे कुछ इस बोर्ड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पड़ी हो? ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। और एक बात और, कि जितनी छोटी कक्षाएं होती हैं, जितने बच्चे छोटे होते हैं, उतना ही इस बोर्ड का यूज़ बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों को हर चीज़ दिखानी पड़ती है। आप छोटे बच्चों को बोल दो और वो समझ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े जितने जितने होते जाते हैं उतने उतने लेक्चर, उसमें लेक्चर काम आता है, उसमें लेक्चर टेक्निक काम आती है आपकी। ठीक है, लेकिन चॉक एंड बोर्ड फिर भी ज़रूरी रहते हैं। इंग्लिश में यहाँ तक कि आप कहानियाँ पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए आप इंग्लिश में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई लिटरेचर का चैप्टर है, हिंदी का कोई चैप्टर है जिसमें आप कहानी पढ़ रहे हैं कोई, ठीक है, उसमें भी, जबकि उसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें आपको बात करनी हो, उसमें आपको किसी बारे में कि कुछ भी ऐसा चॉक एंड बोर्ड का यूज़ हो, लेकिन फिर भी कई कई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें टीचर बच्चों को लिख के दिखाता है। कुछ भी है, अब ये टेक्निक है, अगर किसी को उसकी स्पेलिंग नहीं आती तो मैं यहाँ लिख के दिखाऊंगी। ये सब क्या है? ये भी यूज ही है। तो कोई भी कक्षा चॉक एंड बोर्ड के, या चॉक एंड बोर्ड या मार्कर, कुछ भी कह लो, इट्स सेम थिंग, तो उसके बिना अधूरी ही रहती है। अगर किसी को शिक्षक बनना है, चाहे वो कहीं पे स्कूल में जाके बनना चाहता है, या कुछ ऐसा शुरू करना चाहता है, या कुछ भी, यहाँ तक कि अगर आप लोग इतने, मैं कहती हूँ आप लोग इतने संपन्न हैं और आप लोग कोई स्कूल खोलना चाहते हैं, तब भी आपका सबसे पहले क्या रहेगा कि भाई एक कमरा हो जिसके अंदर एक चौक और डस्टर, तो सबसे मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपको सबसे कम चीज़ क्या चाहिए, एक कमरा और एक चौक और डस्टर और एक बोर्ड ज़रूर चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो शिक्षण पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है ना? तो चौक एंड बोर्ड, इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। जिसे आप क्लास में चौक मार मार के वेस्ट कर देते हो ना, लेकिन ऐसा है नहीं। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, आपका फोर्थ पॉइंट या फोर्थ स्टेज, वो है पुनरावृत्ति, यानी कि रिपीटिशन। यानी कि रेपिटिशन। अब ये क्या है? आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, स्पेशली मैथ्स। मैथ्स में हम क्या बात करते हैं? मैथ्स में हम यही तो कहते हैं कि मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। अब ये प्रैक्टिस क्या है? किस चीज़ की प्रैक्टिस? कोई खेल कूद तो है नहीं, क्या क्रिकेट है रोज आप अपना बल्ला उठाइए और शुरू हो जाइए फील्ड पे? नहीं। प्रैक्टिस का क्या मतलब है? क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब इन प्रश्नों को अगर आप हल कर रहे हैं तो उसका क्या, उससे क्या हो रहा है? जो आपका कंसेप्ट था, जो आपकी संकल्पना थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो जब आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये संकल्पना आपकी दोहरा दी जाती है, इसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, इसकी रिपीटिशन हो जाती है ना? तभी तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लग रहा है, और अगर ये कंसेप्ट लग रहा है तो इसका मतलब इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है ना? तो यही है आपका
पुनरावृत्ति का कंसेप्ट। और ये क्यों होता है, हर सब्जेक्ट में होता है, ये हर विषय में होता है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आपको रिपीटिशन रिवीजन करवाई ही जाती है। क्यों करवाई जाती है? ताकि आपके मन मस्तिष्क में वो चैप्टर अच्छे से बैठ जाए। आपको दोबारा दोबारा उसे रिवाइज इसीलिए करवाया जाता है ताकि वो कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, उससे आपकी याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, और इसमें लास्ट आ जाता है होमवर्क। होमवर्क यानी कि गृह कार्य। ये वो पार्ट है जिससे मैक्सिमम बच्चों को नफरत रहती थी। बच्चे थे तब भी, बड़े हो गए हैं तब भी, यहां तक कि इस स्टेज पे भी अगर मैं आप लोगों को कोई होमवर्क देती हूं तो आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि किया ही नहीं, करना ही नहीं, क्या जरूरत है करने की, है ना। बचपन में तो फिर भी डंडे के जोर पे कर लिया करते थे कि अगले दिन टीचर पनिश करेगा। अब यहां तो मेरे पास पनिशमेंट का ऑप्शन है ही नहीं, तो बच जाते हो। एनीवेज, होमवर्क होता क्यों है? होमवर्क एक्चुअली ये चरण ही है, लेसन प्लान का एक स्टेज ही है। क्यों है? क्योंकि यार आपने पुनरावृत्ति टीचर क्लास में, उसके पास एक लिमिटेड टाइम है, उसके हफ्ते में 2 या 3 पीरियड्स ही लग सकते हैं, या उसके क्या कहते हैं, जैसे स्कूल है, अगर यहाँ पर है तो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है। मुझे भी पता है मुझे आधे पौने घंटे में क्लास खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए। आप पूरा टाइम इसी पर नहीं रह सकते, ना ही मैं रह सकती हूँ, ठीक है ना। तो उसकी वजह से आपको होमवर्क दे दिया जाता है कि आप क्लास में जो करें वो तो कोई बात नहीं, लेकिन घर जाके एक बार उसे रिवाइज कर ले। चाहे वो होमवर्क के बहाने कर ले कि चलो टीचर डांटेगा इस चक्कर में बच्चा कर ले, या फिर आप अपनी मर्जी से एक बार रिवाइज कर ले। तो होमवर्क इसीलिए दिया जाता है कि जो क्लास में आपका कंसेप्ट करवाया था उसको आप घर जाके एक बार फिर से रिवाइज कर ले, उसी की एक बार पुनरावृत्ति कर ले। तो जो क्लास में तो पुनरावृत्ति जरूरी है ही। आज मैंने भी तो इस टॉपिक की आपको पुनरावृत्ति करवाई, रिपीटिशन करवाई। क्यों करवाई? ताकि अगर किसी को ये नहीं समझ में आया था 1% तो एक बार फिर थोड़ा सा समझ लेगा, किसी ने अगर नहीं पढ़ा था तो एक बार फिर वो थोड़ा देख लेगा। ठीक है, तो ये क्या था? ये आपका रिवीजन था, ये आपकी रिपीटिशन थी। लेकिन ये जो रिपीटिशन रिवीजन है, ये मैं दोबारा से पूरा टॉपिक नहीं समझा सकती क्योंकि मेरे पास टाइम का अभाव है, समय का अभाव है। लेकिन अगर आप घर में एक बार फिर से वो वीडियो देख ले जो पिछले वाली क्लास की थी, जो आप फिर से पूरा लेक्चर देख लेंगे तो आपका ये होमवर्क हो जाएगा, और उससे क्या होगा, उससे आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। ठीक है, और यही है आपके पाठ योजना के चरण। 5 चरण है, पांचों के पांचों हमने देख लिए। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन से चरण हैं। अब हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग की। मैं आप लोगों को रिटन नोट्स नहीं देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों में से कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें रिटन नोट्स मिले, लेकिन मैं उसे फिर भी प्रोवाइड नहीं करवाती। उसका एक रीज़न है यार, कि जितना आप लोग खुद लिखते हैं ना उतना बेहतर होता है आपकी समझ, उतने बेहतर होता है आपके कंसेप्ट्स। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस तरीके से लिखें, क्योंकि जो एक नोट्स है, जैसे मेरे नोट्स है ना, अगर मैं आज से 5 साल बाद भी खोलूंगी ना तो मुझे पता होगा मैंने किस सोच से वो नोट लिखा था। 98% तक मैं इस बात का इस बात को रिवाइज कर पाऊंगी कि मैंने वो क्यों लिखा होगा। हाँ, फिर भी 2-4 चीजें ऐसी होती हैं जो अगर हम रेगुलर रिवीजन में ना रहे तो बिल्कुल भूल जाएंगे, लेकिन स्टिल जो अपने हाथ के नोट्स होंगे ना वो पता होंगे। लेकिन अगर आप एक किताब, अगर आज आप 10वीं की किताब खोलेंगे ना, अपनी 9th की 10th की बुक्स खोलेंगे, तो शायद आपको याद भी नहीं आएगा टीचर ने कहा क्या था इस वक्त। लेकिन वहीं अगर आपने खुद नोट्स बनाए होंगे ना तो शायद आपको 90% तक चीजें याद आ जाएंगी। यही रीजन है कि मैं आप लोगों को प्रेरित करती हूँ कि प्लीज आप लोग अपने नोट्स खुद तैयार करो। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। ये क्या है? ये एक तरीके का ना मॉडल होता है। आप लोग ने जब अपना कोर्स कंप्लीट किया होगा, अपनी डिग्री या अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया होगा,
तब आप लोगों की टीचर ट्रेनिंग हुई थी, अगर किसी को याद हो तो। उसमें आप लोगों को किसी स्कूल में जाके पढ़ाना था, है ना, ऐसा कुछ करना था। तो ये जो माइक्रो टीचिंग है ये कुछ वैसा सा ही होता है, लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क था कि उसमें आपको पूरी क्लास को पढ़ाना था, इसमें बच्चे। इस सूक्ष्म का क्या मतलब है, सूक्ष्म का क्या मतलब है, माइक्रो का क्या मतलब है, इसका मतलब है छोटा, यानी कि कुछ छोटा। अब टीचिंग में होता क्या है, टीचिंग में एक टीचर होता है, अध्यापक, ठीक है, पाठ्यक्रम होता है यानी कि करिकुलम या सिलेबस कह लीजिए यहां पे आप, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, इसमें अवधि होती है, अवधि यानी कि टाइम लिमिट। अवधि ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चे को एक टॉपिक 2 दिन में 4 दिन में भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहीं रुक जाएंगे। आप बच्चे से कहेंगे अलग से आके मिलो, पूरी क्लास का टाइम वेस्ट मत करो। वो क्यों करता है टीचर, उसके पास लिमिटेड टाइम है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे साल एक ही टॉपिक को खींचता रहे, उसके पास एक लिमिटेड टाइम है, उसको उसी टाइम में वो टॉपिक कंप्लीट करना है, आगे बढ़ना है, उसको ये पूरा सिलेबस उस लिमिटेड टाइम में कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और होते हैं लास्ट में छात्र यानी कि स्टूडेंट्स, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि देखो, टीचर को तो हम छोटा नहीं कर सकते, टीचर को छोटा कर सकते हो आप, नहीं, लेकिन इसके अलावा बाकी इन सब चीजों को हम छोटा कर देते हैं, यानी कि टॉपिक छोटा कर देते हैं। छोटा यानी कि आपसे कहेंगे कि आप पूरा बड़ा चैप्टर ना पढ़ा के सिर्फ स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज पढ़ा दीजिए, तो वो हो जाएगा आपका सिलेबस, आपका करिकुलम छोटा कर देंगे। आपकी टाइम लिमिट, जब आपका करिकुलम ही इतना छोटा कर दिया कि स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज ही पढ़ानी है, तो जो अगर वो टॉपिक अगर 5 दिन 10 दिन में होना था तो वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको 2 दिन दे दिए जाएंगे। और फिर है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स भी जहां 40 बच्चों की क्लास है, अब उन्हें घटाकर 15 बच्चे कर दिए। ऑफकोर्स सी बात है, टाइम तो लगेगा ना, 40 बच्चों को समझाना और 15 बच्चों को समझाना। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ खड़े होकर समझाना कितना इजी है, लेकिन जब क्लास में 40 बच्चे हों, उन्हें मैनेज करके उन्हें एक साथ बिठाना, उन्हें क्रमबद्ध करना, फिर उन्हें समझाना, ये अपने आप में एक अलग ही टास्क है। जहाँ के 15 बच्चे हों तो उनके साथ फिर भी थोड़ा आसान रहता है, होता है कि नहीं। तो यही सब चीजें हैं। सूक्ष्म का मतलब है छोटा। जब हम पाठ्यक्रम, अवधि और छात्रों की संख्याओं को कम कर देते हैं, सब चीजों को कम कर देते हैं, तब होता है हमारा सूक्ष्म शिक्षण। और ये होता किस लिए, बेसिकली जो भावी अध्यापक है यानी कि फ्यूचर टीचर्स, भावी अध्यापक है, उनको किसी तरीके से जज करने के लिए, जज कह लीजिए या इवैल्यूएट कह लीजिए, या उन्हें एक क्लासरूम का पूरा रियल क्लासरूम का माहौल देने के लिए, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि एक्चुअली होता कैसे है। आप लोगों में से बहुत बच्चों ने पढ़ाया होगा, एक्चुअली आप लोगों ने पढ़ाया होगा, तो वो सब चीजें ये सब समझ पा रहे होंगे कि जब क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं तब उन्हें समझाना कितना मुश्किल हो जाता था, लेकिन जब थोड़े होते थे तो इजीली टॉपिक कवर हो जाता था, ठीक है। अब इसके बारे में एक फैक्चुअल बात लिखेंगे, फैक्चुअल बात लिखेंगे कि ये प्रोसेस 1963 में सबसे पहले यूज किया गया था। ये जो प्रोसेस था ये 1963 में सबसे पहले यूज किया गया था। किसके द्वारा, ड्वाइट एलन, ड्वाइट एलन, इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख लेंगे, ड्वाइट एलन। ELGIN, जी यहां पे साइलेंट है। तो ड्वाइट एलन द्वारा ये वाला कंसेप्ट पहली बार यूज किया गया था। सिर्फ इतनी बात है कि इस बार हमारे पास अनसर्टेनिटी है। हर बार हमें पता होता था एक सीटेट का पेपर बनेगा, पेपर 1, और दूसरा बनेगा पेपर 2, और उसी के ऊपर उसी के क्वेश्चंस को रिशफल करके आपको दे दिया जाएगा 4 सेट बना के, और आपका पेपर हो जाएगा कंप्लीट।
लेकिन इस बार ये पेपर 1 महीना चलेगा, जिसमें आपके अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स बनेंगे, आपको पेपर भी घर के लिए नहीं मिलेंगे, आपको नहीं पता होगा कैसा आएगा। तो हम थोड़ा और डीप में पढ़ रहे हैं, ताकि अगर कहीं से भी 1% चांस है क्वेश्चन उठने का, तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हम वो सारे टॉपिक तो कवर कर ही रहे हैं जो पिछले पेपर्स में आ चुके हैं, हम साथ में वो छोटी छोटी बातें भी कवर कर रहे हैं जो कि जहां से क्वेश्चन सीधा उठ सकता है। मैं ये नहीं चाहती कि कल को अगर मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ ये सीधा क्वेश्चन पेपर में आ गया कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, उसमें सब चीजें घटा देते, चलो ठीक है। लेकिन अगर उसमें से ये डायरेक्ट आ गया कि पहली बार कब यूज किया गया, किसके द्वारा यूज किया गया, तो वहां पे आप लोग सर खुजाओ। और मुझे ये गिल्ट रहे कि मैं बता सकती थी बच्चों को, लेकिन क्योंकि पहले कभी डिस्कस नहीं किया गया तो मैंने अभी भी छोड़ दिया। मैं ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं रखना चाहती आप लोगों के साथ, तो इसीलिए मैं अपनी पूरी जान डाल के आप लोगों के लिए पूरा प्रॉपर सिलेबस तैयार कर रही हूँ, हर एक छोटी छोटी चीज़ को देख रही हूँ। तो आप लोग भी इतनी मेहनत कीजिए कि आप लोग भी ये सब चीज़ें नोट कीजिए, तैयारी कीजिए और मेरे एफर्ट्स को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए लाइक, शेयर और कमेंट करके। आप अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मुझे ऐसा ना लगे कि मेरी मेहनत कहीं पहुंच ही नहीं रही है। ठीक है, चलिए फिर ये हो गया हमारा टॉपिक माइक्रो टीचिंग, है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के सिद्धांत के बारे में। ये क्या है, शिक्षण के सिद्धांत है क्या? 5 सिद्धांत है, लेकिन ये है क्या? आई गेस 5 या 6 है, जिसमें आपको सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स, यानी कि किसकी नींव पर आपको आगे पढ़ाना है। सिद्धांत बेसिकली प्रिंसिपल्स वो तय करते हैं, नींव तैयार करते हैं कि हमें आगे कैसे पढ़ाना है, हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना है, हमें उसे बिल्कुल साइडलाइन नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ, ये प्रिंसिपल्स ये वाला है, ना कि प्रिंसिपल्स है ये। ठीक है, तो ये इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखेगा, हिंदी वाले बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान मिल जाएगा। ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के सिद्धांत। अगर हिंदी लिखने में कहीं कोई छोटी मोटी गलतियां हो जाए ना, तो प्लीज कोऑपरेट करना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया थोड़ा सा हाथ तंग है, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ। एनीवेज, तो शुरू करते हैं। पहला आपका प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी यानी कि क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता, इसका क्या मतलब है? एक्टिविटी, आप बच्चों को ऐसा, बस वही है जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था कि आप बच्चा हमेशा करके सीखता है, करके सिखाएं। कोई भी बालक जब स्वयं कुछ करता है, जब अपने हाथ से कुछ करता है ना, तब उसे ज्यादा समझ में आता है। तो हमेशा बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटीज प्लान करें जो उनके कंसेप्ट की समझ को वो खुद करके सीख सके। उसी को हम कह देते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, इसमें इतना कुछ नहीं था, बस इसमें यह है कि इसमें स्किल्स डेवलप हो जाती है बच्चे की, बच्चा खुद, उसका कंसेप्ट बहुत मजबूती से डेवलप होता है। आप खुद बताओ, अगर कोई भी कंसेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूं और आपको समझ में आ जाए, ठीक है, लेकिन जब आप खुद करेंगे तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक ऐसा एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोगों में से बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने छोटा मोटा कुछ ना कहीं ना कुछ पढ़ाया होगा, चाहे वो आपने अपनी पूरी डेडिकेशन से अपना जो आपका लास्ट में टीचिंग आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है उसमें आपने किया हो, या फिर आपने किसी छोटे इंस्टीट्यूट या स्कूल में जॉब की हो, सीटेड बीएड या अपना जो भी कंप्लीट होने के बाद आपके टेट के पेपर से पहले। जैसे होता है ना, कुछ लोग सिर्फ ऐसे कहते थे कि यार मैं सिर्फ चैरिटी के लिए पढ़ा दूंगा, मतलब कि मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करना है, ऐसा कुछ। तो वो एक्सपीरियंस जब आप गेन करते हैं ना, आपको खुद को भी नहीं पता चलता कि आप जब एक्चुअली टीचिंग करके जो आप सीख रहे हैं ना, वही सब चीजें यहाँ पे आपको पेन डाउन कराई जा रही है। बहुत सारे जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो केस स्टडीज पे आते हैं
कि एक बच्चा है वो बार बार यही गलती कर रहा है, तो टीचर उसके लिए क्या करेगा। मैं खुद बताती हूँ, एक क्वेश्चन मुझे याद है, मेरे खुद के पेपर में आया था जब मैंने सीटेट क्लियर किया था। तो उसमें था कि एक बच्चा क्लास को डिस्टर्ब करते रहता है, बार बार डिस्टर्ब करता है, तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे। मैं एज अ टीचर क्या करूंगी, मेरे पास आगे ऑप्शंस थे कि आप उस बच्चे को अपने पास बुलाएंगे, प्यार से उसे समझाएंगे, उससे बात करेंगे कि वो ऐसा क्यों करता है। दूसरा था कि उसके पेरेंट्स को बुलाओ, कि उनको बोलो कि इसे ले जाओ, हम नहीं पढ़ा सकते। तीसरा ऑप्शन था कि आप उसे पनिश करोगे, आप उसे डांटोगे, उसे मारोगे। और चौथा रीजन था कि आप उसे पढ़ाने की बजाय किसी और खेल में लगा दोगे ताकि वो अपने आप में बिजी रहे, बच्चों को परेशान ना करे। ये क्वेश्चन था। तो क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ था पहले से, तो मैं ऑलरेडी पढ़ा रही थी जब मेरा सीटेट का मैंने जब पेपर दिया, तो उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज़ आई। उस वक्त मेरे को ऐसा हो सकता है कि मैंने कम पढ़ा हो या जो भी रीज़न था, लेकिन उस वक्त है ना, मुझे ये सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कुछ नहीं। मुझे सीधा एक चीज़ याद है कि हाँ, मेरी क्लास में अगर ऐसा कोई बच्चा करता तो मैं क्या करती। मैं उस बच्चे को थोड़ा साइड में ले जाती, प्यार से उससे पूछती, बेटा क्या दिक्कत है, यही पूछती। क्योंकि ये बाकी सब चीज़ें तो बच्चों के खुद के शिक्षण के, जो बच्चे का एक शिक्षण का अधिकार है, उसका हनन होगा कि मैं उसे पढ़ाने की बजाय किसी और खेल में लगा दूं, या मैं उसे क्लास से बाहर निकाल दूं, या मैं उसे पनिश करूं। ठीक है, ये सब तो उसके हनन, उसके राइट्स, उसके जो अधिकार है उनका हनन होगा। तो इसमें एक जो ऑप्शन था वो ये था। लेकिन वो मुझे कैसे समझ में आया, क्योंकि मैं खुद पढ़ा चुकी थी। तो वो क्या है, वो एक्टिविटी है कि मैंने खुद पढ़ाकर देखा और उससे सीखा। तो केस स्टडीज के 90% क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे, ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप जाओ, अब जाके पढ़ाना शुरू कर दो, आपके 2 महीने रह गए पेपर में, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने खुद छोड़ दिया था। सीटेट का पेपर मेरे जैसे ही मैंने फॉर्म डाला था, 6 महीने पहले ही मैंने वहां से रेजिग्नेशन दे दिया था। ठीक है, तो लेकिन एक चीज मैं बता रही हूं कि चाहे कोई भी हो, बच्चा हो, चाहे आप जितने बड़े हो या कोई भी हो, अगर आपको उसे कोई कंसेप्ट समझाना है तो वो जब बच्चे खुद करते हैं तभी ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, उनकी स्किल्स डेवलप होती है। उसके बाद आ गया दूसरा टॉपिक, आपका आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है, वही वाली बात है, आप मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ा रहे हो, अगर आप उसमें बच्चे को इंटरेस्ट ही जनरेट नहीं कर पा रहे, अगर आप उसमें बच्चे की रुचि ही नहीं बना पा रहे, तो बच्चा क्या करेगा, थोड़ी देर तो आपको सुनेगा, फिर इधर उधर ताकने लग जाएगा, अपने आगे पीछे वालों को परेशान करने लगेगा। ऐसा ही करता है ना बच्चा। तो ये क्या करता है, ये रुचि बनाने के लिए आपको कहता है कि आप जब पढ़ाएं तो बच्चों की रुचि पर ध्यान जरूर दें। उससे क्या होगा, बच्चा अटेंटिव होकर आपको सुनेगा, पूरी क्लास अच्छे से अटेंड करेगा। और इसी वजह से रुचि का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग में ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि आप ऐसी एक्टिविटीज का निर्माण करें जिसमें बच्चे खुद से करके सीखे और उन्हें रुचिबद्ध तरीके से सीखे। ऐसा नहीं कि आप उन्हें डंडे के जोर पे करवाए कि आपने 15 क्वेश्चन दिए, बेटा कल नहीं करके आए तो बाहर खड़े हो गए क्लास के, या उठक बैठक करोगे, तो बच्चा डंडे के जोर पे काम तो करेगा लेकिन टेप के करेगा, या उसको कुछ समझ नहीं आएगा, वो बस जबरदस्ती करेगा। ठीक है, तो रुचि जरूर बनाए बच्चों की। तीसरा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा। अभिप्रेरणा या प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत, इस बारे में क्या बात करेंगे हम कि बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन रहनी चाहिए कि जो वो पढ़ रहा है वो उसके काम आएगा। उसी तरीके से तो मोटिवेशन आता है कि बच्चे के अंदर ये चीज रहे, उसको मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ उसे ये पढ़ना जरूरी है, उसे ये पढ़ना है, उसे मजा भी आए और उसे वो पढ़ने में उसको ये भी समझ में आए कि जरूरी है। आप एक खुद बताओ, आप मोबाइल में गेम खेलते हो, आपको बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, आपकी रुचि पूरी तरीके से डेवलप्ड होती है, लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा आता है जब आपको ये समझ में आता है कि यार ये यूजलेस चीज कर रहे हैं हम, ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन कुछ है ही नहीं। इसलिए मोटिवेशन जरूर रखें उसमें, जब भी आप पढ़ाएं तो बच्चे को समझाएं कि उसके लिए क्यों जरूरी है। अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें आप नहीं समझा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, उसमें रिवॉर्ड सिस्टम रख दे, चैप्टर्स को लेकर रिवॉर्ड सिस्टम रख दे कि इस चैप्टर के टेस्ट में जो सबसे अच्छा स्कोर करेगा उसको ये रिवॉर्ड मिलेगा, उसको ये पुरस्कार मिलेगा।
लेकिन मोटिवेशन जरूर बनानी है बच्चों की, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग, प्लानिंग यानी कि योजना, योजना का सिद्धांत। अब इस योजना का सिद्धांत क्या है? ये जो पीछे हमने पढ़ा था वो क्या था? वो योजना के बारे में, लेसन प्लान के बारे में तो बात की थी, लेकिन योजना सिर्फ लेसन प्लान तक थोड़ी ना सीमित है, वो तो बहुत सारी चीजों पे सीमित है। मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का एक टॉपिक है, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके पिछले कितना उसको नॉलेज तैयार है और उसके बाद उसको आगे कितना ज्ञान पहले इससे पहले समझने की जरूरत है। अब अगर मैं आपको पहली क्लास में आके HCF LCM पढ़ा दूं, किसी बच्चे को पता ही नहीं HCF LCM है क्या, फिर क्या करोगे? पूर्व नॉलेज पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आती है, क्या आप लोगों को पता है फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते क्या है, गुणनखंड और गुणज होते क्या है। उसी के बाद तो आप उसके बाद उसमें उच्चतम ढूंढ पाओगे और लघुतम ढूंढ पाओगे, है ना। तो क्या है ये सब? ये सब आपकी प्रीवियस नॉलेज है। तो ये प्लानिंग है मेरी कि अगर सिर्फ बच्चा मल्टीप्लिकेशन सीख के आया हुआ है तो मुझे ये ध्यान देना है कि पहले मैं बच्चे को इसकी नॉलेज दूं, फिर मैं इस पर आऊं। तो ये प्लानिंग है, यही प्लानिंग है। तो इस बारे में क्या बात करेंगे हम कि टीचर की एक प्लानिंग रहनी चाहिए। मतलब ये तो रहे साथ में और क्या क्या हो, वही वाली बात कि एम पता हो कि वो क्यों पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है, किस लिए पढ़ा रहा है, उससे पहले क्या प्रीवियस नॉलेज की जरूरत है। दूसरी बात, टीचर का शिक्षण बेहतर होगा अगर प्लान होगा ऑलरेडी सब कुछ, तो मुझे खुद को भी पता होगा कि हाँ मुझे इसके बाद ये पढ़ाना है। अगर मैं आपको आते ही सीधा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ा देती तो लेसन प्लान का जब जैसे हम ये वाले टॉपिक पे आते तो ना तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती, ना ही आप समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि आपको पता ही नहीं योजना, ये प्लानिंग हम पहले बात कर चुके हैं लेसन प्लान के बारे में, तभी आप इसे समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया और आप लोगों को भी समझने में आसानी हो गई। इसीलिए प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग का सिद्धांत को हम फिर से निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आते हैं डेफिनेट एम। डेफिनेट एम यानी कि निश्चित उद्देश्य। डेफिनेट एम यानी कि निश्चित उद्देश्य। अब क्या है डेफिनेट? प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम यानी कि निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। अब इसमें क्या बात करते हैं, ये तो हमने बात की प्लानिंग की, हाँ हमें छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए कि पिछला क्या था अगला क्या, ये सब चीजें तो पता होनी चाहिए कि पिछला आपका कितने आपको प्रीवियस नॉलेज है, कितना आपको पूर्व ज्ञान है, कितना आपको अभी और देने की जरूरत है इस टॉपिक के लिए। फिर हमें ये नियोजन और यह योजना या नियोजन हमें कैसे और हेल्प करता है कि टीचर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, बच्चे को भी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, ये सब तो ठीक है। लेकिन डेफिनेट एम क्या है? डेफिनेट एम फिर से वही है कि मुझे पढ़ाना क्या है, HCF LCM। ये क्यों पढ़ाना है मुझे बच्चे को ये भी बताना पड़ेगा, मुझे कैसे पढ़ाना है मुझे बच्चे को ये भी बताना पड़ेगा। तो मुझे एक डेफिनेट एम भी ध्यान में रखना है। मतलब अगर मैं बच्चे को पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का ज्ञान दे रही हूं तो मुझे ये दिमाग में लेके चलना है कि मैं इस बारे में भी थोड़ा थोड़ा बच्चे को अवगत कराती रहूं, तभी तो वो एक डेफिनेट एम तक भी पहुंच पाऊंगी मैं। नैरो एम्स, इसमें डेफिनेट एम में यूजुअली नैरो एम भी आ जाते हैं कि हमें एक नैरो एम अचीव करना है, लेकिन इसमें हायर एम्स भी आते हैं कि हाँ अगर चलो HCF LCM में ऐसा कुछ नहीं आता, लेकिन अगर आप और किसी चीज में देखें तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनसे डायरेक्ट बच्चे को समझ मिलती है, तो वो वाली चीज आपका डेफिनेट एम में भी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही वाली बात, इसमें बनते हैं क्वेश्चन केस स्टडी के कि आपका इंडिविजुअल डिफरेंस को कैसे आप महत्व देते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि
व्यक्तिक भिन्नताएं, भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिक भिन्नता। ठीक है, अब ये क्या है, आपकी क्लास रूम का क्या मतलब है कि एक टीचर और कुछ बच्चे। ठीक है, अगर आपके पास एक टीचर और एक बच्चा बैठा है तो वो सिंपल आपका टू वे कम्युनिकेशन है। लेकिन जब आपके सामने कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ का क्या मतलब है, मिनिमम कितने हो सकते हैं, कुछ 2 बच्चे, तो एक टीचर है और उसके सामने 2 बच्चे हैं, तो इन दोनों में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों बच्चे एक जैसे हों, इनका सेम डेवलपमेंट हो, इनका सेम विकास हुआ हो, या इनको सेम तरीके से समझ आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वही चीज है कि हमें जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, चाहे वो 10-15 बच्चे हो, चाहे वो 2 बच्चे हो, चाहे वो 40 बच्चों की क्लास हो, हमें ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। किसी बच्चे को देर से समझ आता है, किसी बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आता है, कोई बच्चा सिर्फ रटने में तेज होता है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा है कि वो रट नहीं पाएगा लेकिन वो समझ बहुत अच्छे से लेगा। होता है ना, कुछ बच्चे लिखकर नोट्स बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग में ही सब कुछ स्टोर कर लेते हैं। सब तरीके के बच्चे होते हैं। तो टीचर को अपना जो पढ़ाने का तरीका है, जो पढ़ाने की विधि है, वो ऐसी रखनी चाहिए जो इसको भी मीट करे, जो इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चे की भिन्नताओं को मीट कर पाए, हर बच्चे की भिन्नताओं को सेटिस्फाई कर पाए। अब जैसे मैं हूं, मैं अगर आप लोगों के आगे, मुझे नहीं पता आप लोग किस तरीके से बात कर पाते हैं, आप लोगों को किस तरीके से समझ में आता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर टॉपिक को एक से ज्यादा एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, ताकि अगर किसी बच्चे को एक एग्जाम्पल से समझ नहीं आया तो अगले वाले एग्जाम्पल से समझ में आ जाए। मैं हर टॉपिक को 1 से 2 बार बोलती हूँ, रिपीट करती हूँ, ताकि किसी को एक बारी में समझ में आया तो अच्छी बात है, किसी को दूसरी बारी में आ जाएगा। इस सब से क्या होता है, इन सब से आपके इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखता है टीचर। तो आपको भी, जब आप टीचर बनेंगे तो आपको भी इस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया छठा पॉइंट, इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया। उसके बाद होगा रेपिटेशन, फिर से वही कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत, रेपिटेशन। अब जब मैंने आपको बताया कि आप जब लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें आपको ध्यान देना है कि आप रेपिटेशन को जगह दें, ताकि बच्चों को एक अच्छे, उनकी स्थायी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, उनकी स्थायी समझ का विकास कर सको। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको लेसन प्लान में ये बता रखा है तो ऑफ कोर्स इसका ध्यान तो आपको यहाँ रखना ही पड़ेगा कि लेसन प्लान में तभी तो बताया ना, क्योंकि वो जरूरी है। तो वही तो प्रिंसिपल है कि आपको अपना जो भी आपको अवधि दी गई है, अगर आपसे कहा है कि आप एक चैप्टर को 10 दिन में कंप्लीट कराइए, तो आप बेशक उसे 9 दिन तक कंप्लीट कराइए, लेकिन 10वें दिन उसकी पुनरावृत्ति जरूर करवाइए, आप उसको रिपीट जरूर करवाइए, ताकि बच्चे एक अच्छे से समझ डेवलप कर पाए। ऐसा ना हो कि आप आगे तो पढ़ाते चल रहे हैं और पीछे का बच्चे साफ करते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो पुनरावृत्ति, रेपिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन, पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी समझ में आ गया। अब हमारा लास्ट है डेमोक्रेटिक, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या होती हैं? डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती क्या है? लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, लोकतांत्रिक मूल्यों। इसका मतलब यह है कि आपकी टीचिंग, आपके जो शिक्षण है, जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ाएं तो किसी भी तरीके से बायस ना हो, झुकाव ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी क्लास में अनजाने में ही सिर्फ अपनी सोच को आप आगे इम्पार्ट कर दें। बहुत लोग होते हैं, इनफैक्ट कोई भी हो सकता है जिसमें कोई ऐसा हो जो काले घोड़े का भेद अपने दिमाग में लेके चलता हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग काले लोगों से घृणा करते हो, गोरे लोगों को पसंद करते हो। तो लेकिन अगर आप टीचर हैं और आपके मन में ऐसा भेद है, तो भी आप क्लास में बच्चों को समान रूप से ही देखेंगे। उनके अंदर ये, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, वो टीचर और पेरेंट्स से सबसे जल्दी सीखते हैं। पेरेंट्स जैसे हैं हम उन्हें नहीं बता सकते, लेकिन हम टीचर हैं, हमें बताना पड़ेगा कि बच्चों ये सब चीजें नॉर्मल है। आप लोग खुद सोचो,
आप लोगों के दादा परदादा वो लोग घर में आप लोग मेड्स वगैरह को आने नहीं देते थे, किचन में नहीं घुसने देते थे। क्यों? कहते थे वो अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही बात टीचर्स भी करते तो क्या आज हम अपनी अनटचेबिलिटी, अपृश्यता को अपने समाज से निकाल पाते? जो इतने हमने डेवलप कर लिया है कि पहले अगर वो लोग दिख भी जाते थे तो लोग दोबारा नहाने जाते थे। क्या अब वो है? तो वो कैसे हुआ? क्योंकि वो टीचर्स ने समाज को बदला कि नहीं बदला? क्योंकि हमने ऐसा किया कि हमने बच्चों के आगे ये चीजों का डिफरेंस हटाया, तो बच्चों ने एक और सोच को जन्म देकर उससे सोचना शुरू किया। तो वही है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आपको बढ़ावा देना है। आपकी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जो किसी तरीके से झुकाव में ना हो, ना तो वो इधर ये देखे कि काले गोरे का भेद, लड़का लड़की का भेद, ऊंच नीच की या जात पात का भेदभाव करे। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी क्लास में हमेशा सब कुछ इक्वालिटी से होना चाहिए, और यही कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इस ये कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि चाहे आपके मन में बेशक 1% हो, वैसे तो टीचर अगर आप हो तो आप ये सब निकाल ही चुके होंगे, और आजकल शायद हमारी जनरेशन में ये सब लोग सोचते भी नहीं है, लेकिन स्टिल अगर हो भी तो भी आप उसे क्लास में उसमें क्लास में आप उसको शो ना करें। क्योंकि अगर आप उसको क्लास में दिखाएंगे, क्लास में बच्चों को शो करेंगे, तो वो बच्चे सबसे जल्दी पकड़ते हैं। अच्छी आदतें पकड़ना इतना आसान नहीं होता जितना कि बुरी चीजें पकड़ना आसान होता है कि नहीं? तो यही रीजन है कि आपसे कहा गया है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज का ध्यान रखें अपने शिक्षण के दौरान। यही आपकी थी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के सिद्धांत। ये था हमारा टॉपिक। कल हम एक बहुत ही मेजर और इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है मैं यहां लिख देती हूं, प्रचलित शिक्षण विधियां। कल हम इस बारे में बात करेंगे, यानी कि पॉपुलर टीचिंग मेथड्स या पॉपुलर मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। इसमें आपका वही सब आ जाएगा कि आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग हमने पढ़ा भी था। इंडक्टिव और डिडक्टिव आपके जो मेथड्स थे जिससे आप मैथ्स पढ़ाते हैं, और भी कई तरीके के मेथड्स हैं, हम उन सब पे बात करेंगे। यहाँ तक कि हम एक टॉपिक को समझेंगे, फिर उसका डिफरेंस भी करेंगे कि हाँ उसमें कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, उसके क्या क्या लूप होल्स है कि कौन सा टॉपिक किस हद तक सही है और किस हद तक वो गलती में आ जाता है। सब चीज़ों में उसके यूजेस क्या है, हम हर चीज़ जानेंगे। तो कल हमारा टॉपिक यही होगा, पॉपुलर मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा। और अगेन, अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा हो, आप लोगों को हर चीज़ समझ में आई हो, आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिन्हें इस वाले चैप्टर की, इस वाले टॉपिक की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।